प्रश्न 19। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, अथवा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण तथा दोषों का विवेचन कीजिए। उत्तर। व्यवस्थापिका का संगठन। व्यवस्थापिका का संगठन दो रूपों में किया जा सकता है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका तथा दो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जिस राज्य की व्यवस्थापिका का एक सदन होता है उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। जिस राज्य की व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही थी, परंतु शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि एक सदन के निरंकुश होने का भय रहता है तथा वह अपनी शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से कर सकता है। अतः प्रथम सदन की शक्तियों पर अंकुश रखने तथा प्रथम सदन द्वारा किए गए कार्यों पर अंकुश रखने के लिए द्वितीय सदन की आवश्यकता अनुभव की गई। वर्तमान समय में कुछ छोटे देशों को छोड़कर प्रायः सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं विद्यमान हैं। ये प्रश्न की व्यवस्थापिका एक सदनात्मक होनी चाहिए अथवा द्विसदनात्मक पर्याप्त विवादग्रस्त रहा है। आज भी इस प्रश्न पर विभिन्न विचार व्यक्त किए जाते हैं। व्यवस्थापिका एक सदनात्मक होनी चाहिए अथवा द्विसदनात्मक, इस प्रश्न का समाधान उनके गुण दोषों के आधार पर किया जा सकता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण या पक्ष में तर्क। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। 1. अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में जल्दबाजी तथा अविचारपूर्ण कानून निर्माण नहीं किया जाता। जनता के प्रतिनिधि भावुक, क्रांतिकारी और अव्यावहारिक होते हैं। अनेक बार वे ऐसे क्रांतिकारी कानून बनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं जिनसे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। ऐसी स्थिति में द्वितीय सदन होने से किसी कानून के मसौदे के पेश होने और उसे अंतिम रूप से पास होने तक पर्याप्त समय लग जाता है, जिससे उस कानून पर शांतिपूर्वक विचार संभव हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय सदन अविचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगाकर अत्यंत उपयोगी कार्य करता है। ब्लिंचली द्वितीय सदन की उपयोगिता बताते हुए कहते हैं कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें सदा अच्छा देखती हैं, विशेषतः जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। 2. प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है तथा बिना किसी प्रतिबंध के दी हुई शक्ति मनुष्य को नितांत भ्रष्ट कर देती है। प्रथम सदन पर यदि किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न रहे तो उसके निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी होने का भय सदैव बना रहता है। प्रथम सदन की निरंकुशता पर अंकुश रखने के लिए व्यवस्थापिका के दो सदन होना आवश्यक है। डी गॉनर के शब्दों में, इस प्रकार द्वितीय सदन का विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी एवं बहुत कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भी है। 3. कार्य विभाजन से लाभ। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपना लिए जाने के कारण व्यवस्थापिका के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। यदि व्यवस्थापिका के दो सदन होंगे तो उनके मध्य कार्यों का विभाजन किया जा सकेगा, जिससे व्यवस्थापिका की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। जिन विधेयकों पर विशेष मतभेद न हो वे पहले द्वितीय सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा प्रथम सदन अपना ध्यान अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर केंद्रित कर सकता है। 4. सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र का आदर्श सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। प्रथम सदन में शक्तिशाली राजनीतिक दलों से संबंधित निम्न एवं मध्यम वर्ग के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो द्वितीय सदन में विशेष वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं विद्या, ज्ञान और अनुभव की दृष्टि से व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। 5. जनमत निर्माण में सहायक। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनमत निर्माण में सहायक होती है। प्रत्येक विधेयक निम्न सदन में पारित होने के बाद उच्च सदन में भेजा जाता है। उच्च सदन में विधेयक पारित होने के बीच के समय में प्रेस तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जनता को विधेयक के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा जनता को अपना मत प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। 6. स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नीतियों में संतुलन स्थापित करती है तथा अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। द्वितीय सदन जनता की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लॉर्ड एक्टन ने द्वितीय सदन को स्वतंत्रता की रक्षा का प्रमुख साधन माना है। 7. कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कार्यपालिका को स्वतंत्रता की वृद्धि में सहायक है। कई बार मंत्रिगणों को अपनी सही नीति के लिए भी प्रथाएं सदन में पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में यदि द्वितीय सदन में उन्हें पर्याप्त समर्थन मिल जाए तो उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। गेटल का कथन है कि दो सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और अंत में इससे लोकहित की बढ़ोतरी होती है। 8. अनुभवी लोगों का सदन। द्वितीय सदन के अधिकांश सदस्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत अनुभवी होते हैं।
ये अनुभवी व्यक्ति राजनीति में परिपक्वता, गंभीरता और आवश्यक अनुदारता का प्रवेश कराते हैं तथा देश को अपने अनुभव से लाभान्वित करते हैं। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा भारत के द्वितीय सदन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। 9. ऐतिहासिक अनुभव। इंग्लैंड में गृहयुद्ध के पश्चात क्रामवेल के समय 1549-60 और अमेरिका में 1777 से 1787 तक एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी। फ्रांस में भी कुछ समय के लिए एक सदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया, किंतु इन सभी देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रयोग पूर्णतः असफल रहा। आज इन सभी देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। अतः ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर भी व्यवस्थापिका के 2 सदन होने आवश्यक हैं। 10. संघीय राज्यों के लिए उपयुक्त। संघीय राज्य के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों में क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर तथा द्वितीय सदन में इकाइयों की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार छोटी इकाइयों के हितों की रक्षा भी हो जाती है और संघ की सभी इकाइयां संतुष्ट भी रहती हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष या विपक्ष में तर्क। विभिन्न विद्वानों द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विरोध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। 1. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अलोकतांत्रिक संप्रभुता अविभाज्य होती है तथा लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत यह है कि संप्रभुता जनसाधारण में निवास करती है। अतः इस आधार पर द्वितीय सदन को अलोकतंत्रीय संस्था कहा जाता है, क्योंकि सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। फ्रांसीसी लेखक एबेसीज ने लिखा है कि किसी भी विषय पर लोकमत एक ही हो सकता है, 2 नहीं, इसलिए जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही सदन होना चाहिए, दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है। वे आगे लिखते हैं कि यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो वह दुष्ट है, यदि सहमत है तो व्यर्थ है। 2. रूढ़िवादिता का गढ़। द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है, इसलिए वह रूढ़िवादिता का गढ़ बन जाता है और देश में प्रगतिशील सुधार करने के इच्छुक प्रथम सदन के कार्य में रुकावट डालता है। द्वितीय सदन के आलोचकों के अनुसार ऐसे रूढ़िवादी और निहित स्वार्थों वाले तत्वों को प्रतिनिधित्व देने का परिणाम देश का हित ही होता है। 3. कानूनों पर पुनर्विचार आवश्यक नहीं। कोई भी विधेयक एकाएक कानून नहीं बनता है। कानून बनने के लिए उसे विभिन्न सोपानों से गुजरना पड़ता है। प्रायः प्रत्येक विधेयक विवाद और विश्लेषण की लंबी प्रक्रिया को पार करने के बाद ही कानून बन पाता है। इस प्रकार निर्मित कानून न तो कुविचारित होता है और न ही जल्दबाजी का परिणाम। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ओवेश तथा जल्दबाजी में निर्मित कानूनों पर रोक लगाने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। 4. दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। यदि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो शासन कार्य ठप हो जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का विचार है कि 2 सदन रखना ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दिए जाएं और वे विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न करें। 5. अपव्यय। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में प्रत्येक विधेयक पर 2 बार विचार होता है, जिसका अर्थ है कि समय की क्षति और राजकोष पर अनावश्यक व्यय। जब एक सदन ही व्यवस्थापन कार्य संपन्न कर सकता है तो दूसरे सदन का अस्तित्व स्पष्टतः ही धन का अपव्यय है। 10. संघीय राज्यों के लिए उपयुक्त। संघीय राज्य के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों में क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक अंतर होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर तथा द्वितीय सदन में इकाइयों की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार छोटी इकाइयों के हितों की रक्षा भी हो जाती है और संघ की सभी इकाइयां संतुष्ट भी रहती हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष या विपक्ष में तर्क। विभिन्न विद्वानों द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विरोध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। 1. द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अलोकतांत्रिक संप्रभुता अविभाज्य होती है तथा लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत यह है कि संप्रभुता जनसाधारण में निवास करती है। अतः इस आधार पर द्वितीय सदन को अलोकतंत्रीय संस्था कहा जाता है, क्योंकि सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। फ्रांसीसी लेखक एबेसीज ने लिखा है कि किसी भी विषय पर लोकमत एक ही हो सकता है, 2 नहीं, इसलिए जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही सदन होना चाहिए, दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है। वे आगे लिखते हैं कि यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो वह दुष्ट है, यदि सहमत है तो व्यर्थ है। 2. रूढ़िवादिता का गढ़। द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है, इसलिए वह रूढ़िवादिता का गढ़ बन जाता है और देश में प्रगतिशील सुधार करने के इच्छुक प्रथम सदन के कार्य में रुकावट डालता है।
द्वितीय सदन के आलोचकों के अनुसार ऐसे रूढ़िवादी और निहित स्वार्थों वाले तत्वों को प्रतिनिधित्व देने का परिणाम देश का हित ही होता है। 3. कानूनों पर पुनर्विचार आवश्यक नहीं। कोई भी विधेयक एकाएक कानून नहीं बनता है। कानून बनने के लिए उसे विभिन्न सोपानों से गुजरना पड़ता है। प्रायः प्रत्येक विधेयक विवाद और विश्लेषण की लंबी प्रक्रिया को पार करने के बाद ही कानून बन पाता है। इस प्रकार निर्मित कानून न तो कुविचारित होता है और न ही जल्दबाजी का परिणाम। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आवेश तथा जल्दबाजी में निर्मित कानूनों पर रोक लगाने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। 4. दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। यदि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो शासन कार्य ठप हो जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का विचार है कि दो सदन रखना ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दिए जाएं और वे विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न करें। 5. अपव्यय। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में प्रत्येक विधेयक पर दो बार विचार होता है, जिसका अर्थ है कि समय की क्षति और राजकोष पर अनावश्यक व्यय। जब एक सदन ही व्यवस्थापन कार्य संपन्न कर सकता है तो दूसरे सदन का अस्तित्व स्पष्टतः ही धन का अपव्यय है। 6. संगठन की समस्या। दूसरे सदन के संगठन की दृष्टि से भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका की आलोचना की जाती है, क्योंकि दूसरे सदन का निर्माण किस आधार पर किया जाए ये निश्चित करना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए, यदि दूसरे सदन का संगठन उत्तराधिकार के आधार पर किया जाए, जैसा कि ब्रिटेन की लोकसभा में होता है, तो ऐसा करना लोकतंत्र के विरुद्ध है। यदि मनोनयन के आधार पर उसका निर्माण किया जाए, जैसा कि कनाडा की सीनेट के किया जाता है, तो उसका कोई आदर नहीं होता। इसी प्रकार यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर दूसरे सदन का निर्माण किया जाए तो वह पहले सदन के समान ही होता है और प्रायः उसी मत की अभिव्यक्ति करता है जिसकी पहले सदन द्वारा की जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनेक बार भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों की शक्तियों की दृष्टि से भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका की तीव्र आलोचना की जाती है, क्योंकि यदि दोनों सदनों की शक्तियां असमान होंगी तो कम शक्तिशाली सदन दूसरे पर कोई सक्रिय नियंत्रण नहीं रख सकता, और यदि शक्तियां समान हो तो परस्पर विरोध की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इस प्रकार संतोषजनक एवं आदर्श द्वितीय सदन का निर्माण एक विकट समस्या है। 7. अल्पमतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अन्य संतोषजनक प्रबंध संभव। आलोचकों के अनुसार अल्पमतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में दूसरे उपाय किए जा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में आंग्ल भारतीय समुदाय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे गए हैं। 8. संघ राज्य के लिए भी आवश्यक नहीं। व्यवहार में ये देखा जाता है कि दूसरे सदन के सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय उन राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी सहायता से वे निर्वाचित होते हैं। दलीय अनुशासन के कारण भी ऐसा करना आवश्यक है। इस प्रकार द्वितीय सदन संघ राज्य के लिए न तो आवश्यक है और न ही उपयोगी। लॉस्की का कथन सत्य है कि ये गलत है कि संघ की रक्षा के लिए दूसरा सदन कोई प्रभावशाली गारंटी है। न्यायपालिका द्वारा इकाइयों के हितों की रक्षा की जा सकती है। निष्कर्ष उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा द्वितीय सदन की आलोचना की गई है, किंतु अनेक दोषों और कमियों के बावजूद भी प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में केवल कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। अतः ये कहा जा सकता है कि अनेक दोषों और कमियों के बावजूद भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का महत्व बराबर बना हुआ है।